टू जेआरएफ अड्डा। दिस इज अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके मन में आते होंगे। अगर आप सभी लोग इस एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस 10 मिनट में आप सभी लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि जो सारे सवाल एक एस्पिरेंट के मन में आते हैं वो मैं आंसर कर सकूं। स्टार्टिंग विद ये एग्जामिनेशन जो है वो कौन कंडक्ट करवाता है या कब ये एग्जामिनेशन होता है, किन के लिए एग्जामिनेशन होता है। तो ये एग्जामिनेशन जो है वो आप सभी लोगों के लिए यूजीसी के बिहाफ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कंडक्ट करवाता है। 2018 के बाद से एनटीए ही ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहा है। ऑनलाइन मोड पर ये एग्जाम होता है and this examination is basically for the minimum eligibility criteria of becoming an assistant professor in our country। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने इस करंट न्यूज़ सुनी हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारा ड्राफ्ट है जो फेमस हो रहा है कि अभी नेट मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या ये सारी चीज़ें। बट लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक वो सारी चीज़ें ड्राफ्ट है। रियल अगर मैं बात करूँ तो अभी तक आपका मेजरमेंट यही है कि ये जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है, दिस इज लाइक एन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अब अगर मैं बात करूं कि एग्जाम कब कब होता है, तो ये जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट किया जाता है 2 बार साल के अंदर। अगर मैं इसकी बेसिक साइकिल की बात करूं तो आपके लिए जून के अंदर और दिसंबर के अंदर ये एग्जाम होता है। अभी कुछ स्टॉल साइकिल्स चल रहे हैं तो कुछ अगस्त तक ये एग्जाम खिंच जाता है जून वाला, और दिसंबर का एग्जामिनेशन जनवरी फरवरी तक चला जाता है। बट यस, हर 6 महीने के अंदर एक बार ये एग्जामिनेशन आप लोगों का जरूर कंडक्ट होता है। अब मैं आप सभी लोगों से कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने यहाँ पर आई हूँ जिस पर आप में से बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर आप लोगों के मन में अगर सवाल आता है तो लेट मी रीफ्रेम इट। आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के लिए आप 2 तरीके की एलिजिबिलिटी आपके पास में है। सबसे पहले, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, यानी कि इवन आपका फाइनल ईयर भी है पोस्ट ग्रेजुएशन का, या आपका फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड सेमेस्टर में आप हो, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। क्योंकि जिस दिन आपका नेट क्वालिफाई होता है उसी दिन से आपके पास में 2 साल का समय होता है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप अपने मास्टर्स में हो। सेन आता है सेकेंडली, आप अगर इस एग्जाम को देना चाहते हो और आपके पास में 4 साल की डिग्री है, कोई भी 4 साल की डिग्री आपके पास है, बीटेक हो सकता है, इंटीग्रेटेड बीकॉम हो सकता है, अगर ये भी है तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अब एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स। अगर आप सभी लोग जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, जो कि एक ही एग्जाम के 2 पैरामीटर्स हैं, नेट और जेआरएफ, तो अगर आप जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके बाद में पीएचडी करने पर आपको महीने के 38,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है और आपके 5 साल के बाद में आपके नाम के आगे प्रीफिक्स लगता है डॉक्टर, आप अपने थीसिस लिख सकते हो, आप रिसर्च अरीना में जा सकते हो। यानी कि जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो वहां भी आपकी एलिजिबिलिटी में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका एज। नेट के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है, ना ही कोई आप लोगों के लिए जो मैक्सिमम एज है वो आराम से आप लोगों के पास 40 साल है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आई मीन 40 साल भी नहीं, उससे ज़्यादा है। आप नेट के लिए कोई एज प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं जेआरएफ की, तो अगर आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लगा रही हूं। आप चाहे जनरल मेल हो, जनरल फीमेल हो, या फिर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो, इस तरीके से आपकी एज क्वालिफिकेशंस रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फीमेल्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा परसेंटेज है जो फीमेल्स का इस एग्जाम को देता है, तो 35 साल की उम्र तक हर एक फीमेल जनरल कैटेगरी की इस एग्जाम को दे सकती है। और इसके अलावा भी जो एज रिलैक्सेशंस है वो आपके कैटेगरी वाइज जैसे डिवाइडेड होते हैं वैसे ही डिवाइडेड होने वाले हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या प्रिपेयर करने के बारे में सोचते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप इस एग्जामिनेशन के बेनिफिट्स के बारे में सोचते होंगे। एक बेनिफिट तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, जिसका पे ग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो कट कुटा के आपके पास में 90,000 से 1 लाख रुपए महीना आता है अगर आप किसी भी एक सरकारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो। इसके अलावा अगर आपका जो है एसोसिएट प्रोफेसर होता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रमोशन के बाद होता है, या प्रोफेसर बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए महीना हो जाती है। और ये एक बहुत रेप्यूटेटेड, और मैं ये कह सकती हूँ कम से कम समय के अंदर एक अच्छी से अच्छी लाइफस्टाइल वाली जॉब की बात की जाए तो वो ये है। बट मेरे लिए इस एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप क्वालिटी एम्बाइब कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे अकेडमिक पर्सन हो, आपको ऐसा लगता है कि आप अपना जीवन भर एजुकेशन में लेना चाहते हो, आप अकेडमिक्स में कुछ करना चाहते हो, आप रिसर्च में कुछ करना चाहते हो, एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बिग चेंज, आप अपना वो स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन लाना चाहते हो, तो आप सभी लोगों के लिए दिस एग्जामिनेशन इज द की।
आप सभी लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के थ्रू पीएसयूज में जा सकते हो, आप ऑनलाइन इंडस्ट्री में आ सकते हो। डिजिटाइजेशन की बात अभी जो है वो यूजीसी करता है, तो आप लोग बहुत सारा रिसर्च वर्क है जो कर सकते हो। एज अ जेआरएफ एंड एसआरएफ आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। हमारी दुनिया की बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स, बड़े बड़े आप लोगों की एजेंसीज के साथ में आप मिलकर काम कर सकते हो। एंड इफ टीचिंग इज योर प्रोफेशनल पैशन, आपको ऐसा लगता है दैट यू आर अ बॉर्न टीचर, तो आपके लिए ये एग्जामिनेशन बिल्कुल एप्ट है। इसके अलावा भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिस पर आप देख सकते हो बेनिफिट्स ऑफ डूइंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। एक सवाल जो आप लोगों के मन में नेक्स्ट आता होगा वो आता होगा कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस इज मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस, ये मैं पिछले 5 साल से बोलती आ रही हूँ। दिस एग्जामिनेशन इज क्वाइट डाइवर्स एंड वास्ट। इसका सिलेबस पिछले 5 साल आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आप पढ़ के आए हो वो और इसके अलावा एडिशनल चीजें आती है, नेमली इन योर पेपर 1। ये एग्जामिनेशन पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बिनेशन है। पेपर 1 होता है जनरल विच इज कॉमन फॉर एवरी एस्पिरेंट्स, एंड पेपर 2 होता है आपका सब्जेक्ट। से फॉर एग्जाम्पल मेरा कंप्यूटर साइंस है तो मैं कंप्यूटर साइंस से फिल करूंगी, तो कंप्यूटर साइंस का सारा सिलेबस जिसके अंदर 10 यूनिट्स के अंदर इस पूरे के पूरे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को बाइफरकेट किया होगा। सिमिलरली जो पेपर 1 है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है, एंड उसमें भी आपके 10 सेग्रीगेटेड यूनिट्स हैं। रिसर्च, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन जैसी सारी यूनिट्स आती है इसके अंदर जो आपको पढ़नी होती है। एंड दिस इज एक्चुअली अ टफ नट टू क्रैक। अगर आपको पेपर 1 का वो हैक मिल जाए तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों के लिए ब्यूटीफुल ये जर्नी हो सकती है, क्योंकि आप अपने पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हो, बट पेपर 1 इज टोटली न्यू अगर आप इस जर्नी में आए हो। इवन मैं ये भी कहूँगी आप एक रेपिटेटिव एस्पिरेंट हो, आपने इससे पहले इस एग्जाम को दिया है, तो भी मैं ये बोल सकती हूँ दैट पेपर 1 इज एक्चुअली अ थिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, ट्रिकी है। ट्रिकी से याद आया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रिकी आप लोगों के लिए पार्ट रहा है एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव योर पेपर 1, तो जेआरएफ अड्डा के ऊपर आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट पेपर 1 का जो है वो बैच हम लोग लेके आते हैं, जिसमें स्पेशली आपको 200 से 250 घंटे का एक कोर्स दिया जाता है, जिसमें सभी के सभी आपके प्रोफिशिएंट एजुकेटर्स आप सभी लोगों को पेपर 1 पढ़ाते हैं। सारी 10 यूनिट्स ऑन योर टिप्स विद योर हैंडबुक। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको पढ़ने के लिए किताब की जरूरत है, विच लीड्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सी किताब है जिससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये जो आप लोगों का एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन के अंदर आप एक किताब के भरोसे रहना इज वेरी डिफिकल्ट। आपके पेपर 2 के 10 यूनिट्स जिसमें लगभग 50 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे, पेपर 1 में भी सेम, तो आप लोगों के लिए एक किताब बताना मुश्किल है। बट येस, आप सभी लोगों के लिए अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूं तो हमने कोशिश करी है कि सारी की सारी यूनिट्स की समरी को हम लोग क्यूमुलेट करके आपके लिए किताब बना सके। तो आपके लिए 3 तरीके के हैंडबुक्स हैं जो जेआरएफ अड्डा पे अवेलेबल होंगे। सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोगों ने यूनिट वाइज डिवाइड किया है। पिछले 6 साल के पेपर्स आपके लिए सॉल्व किए गए हैं इस किताब के अंदर, और ये किताब से आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। ये जो किताब है ये भी आपको जेआरएफ अड्डा पर मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। दूसरी होती है आपकी पेपर 1 की हैंडबुक। यहाँ पर मैंने कोशिश करी कि जो पिछले 5 साल में मैंने सीखा या उससे पहले जो अपनी तैयारी के समय जो कि मैंने जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए की थी, वो सारी की सारी जो क्यूमुलेशन है समराइज्ड वर्जन के अंदर आपको दी जाए। तो ये पेपर 1 की हैंडबुक है जो आप ले सकते हैं। एंड देन पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट वाइज आपके पास में पेपर 2 के भी हैंडबुक्स है जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, वन बुक इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक यूजीसी नेट, बट वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट कि आपको हैंड नोट्स हम दे सके जिससे आप लोग अपनी तैयारी कर सको। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस का एक ही तोड़ है, क्या पढ़ के जा रहे हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ के जा रहे हो। और इसीलिए हमारी जेआरएफ क्वालिफाइड फैकल्टी के द्वारा ये पूरी की पूरी किताब आपके लिए बनाई गई है। एंड ऑफ कोर्स कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कितना टाइम लगता है इस प्रिपरेशन में, तो क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, मेरे हिसाब से 6 महीने आपको लगेंगे इसके सिलेबस को एटलीस्ट एक बार पढ़ने के लिए। तो अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आना चाहते हो तो ये मत सोच के आना कि 1 महीने या 2 महीने का गेम है। ये गेम 6 महीने से 8 महीने का गेम है। यहाँ पर ये जरूर मैं आपको बोल सकती हूँ कि किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सीखें या ना सीखें, बट यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन या यूजीसी जैसे एग्जामिनेशन में कैरेक्टर बिल्डिंग का काम होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम होता है। ये एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम नहीं जो डायरेक्टली आपको जॉब दे दे या डायरेक्टली आपको कहीं प्लेसमेंट देगा, बट ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपके आने वाले 20 साल 25 साल आपको सर्व करेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड करेगा जो एक क्वालिफाइड स्किल्ड एडुकेटेड ह्यूमन बीइंग में होना चाहिए।
पूरा सिलेबस को छान के मारा है, और तब मैं आपको ये बता रही हूँ दैट दिस एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली समथिंग जो आपको स्किल बेस्ड बना सकता है। और जैसा आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्किल बेस्ड, नॉट डिग्री बेस्ड। तो ये सारी खूबियाँ हैं जो इस एग्जामिनेशन के अंदर आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि इस जर्नी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो मैं हमेशा से एक ही रीज़न देती हूँ, और एक ही मेरा रीज़न का क्यूमुलेटिव पॉइंट होता है जिस पर मैं लेके आती हूँ स्टूडेंट को। हमेशा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू समझना ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। I myself have qualified various examination, also have failed in various examination। तो जो भी मेरा वास्ट अरीना रहा है, चाहे वो एज एन IT इंजीनियर रहा हो, चाहे एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रहा हो, एज अ टीचर रहा हो, मैंने 3 सरकारी नौकरियां जो करके छोड़ी है उसका एक्सपीरियंस रहा हो, सब के अंदर मैं एक क्यूमुलेटिव पॉइंट आप लोगों को बता सकती हूँ। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू समझना जरूरी होता है। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस कैसे होती है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस में 100 चीजें लिखे, बट 100 में से अगर 5 चीजों से सवाल बन रहा है तो कितने लेवल पर वो सवाल बनेगा, कितना डीप क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, इज इट एन MSO, इज इट अ सिचुएशनल बेस्ड, MTC यानी कि मैच द कॉलम है, स्टेटमेंट असर्शन है। आपको पैटर्न समझना जरूरी है, लेवल समझना जरूरी है, और इन सब चीजों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स इज द की। प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले देखना, वहीं से आपकी शुरुआत होना जरूरी होता है। हम रिसर्च के अंदर इंडक्टिव अप्रोच पढ़ते हैं, बॉटम अप अप्रोच, जहां पर आप लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू पैटर्न ढूंढते हो और फिर थ्योरी बनाते हो। दैट इज द की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से जो मेरा सिलेक्शन है, या जो मेरे साथ में जुड़े हुए 8500 बच्चों का सिलेक्शन है, उन सब के तौर पर मैं एक ही चीज आपको बता सकती हूँ, दिस एग्जामिनेशन नीड्स टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एनालिसिस। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस जरूर करना चाहिए। उसके बाद में आपको अपने टॉपिक्स फिल्टर करके अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, और हर एक टॉपिक को डीपली एनालाइज करना होता है। ज्यादा नहीं, जो पढ़ो वो ज्यादा पढ़ो, मेरा हमेशा से यही मोटिव रहा है। इन पूरी की पूरी जर्नी के अंदर अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ भी कन्विंसिंग आपको बताया, आपको मोटिवेट किया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके फॉर्म्स अब निकलने वाले हैं आपके लिए। अभी अभी जो है वो दिसंबर 2024 की साइकिल खत्म हुई है या खत्म होने वाली है, इसके रिजल्ट्स आएंगे, और उसके बाद में जून के लिए आप लोगों को फोकस करना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल के अंदर आप लोगों के फॉर्म्स निकलेंगे, एंड यू कैन डेफिनेटली फिल दिस फॉर्म। मैं यही कहूंगी, इस जर्नी में एक बार आकर देखिए और एंजॉय करके देखिए। द डे यू स्टार्ट एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग इज डेफिनेटली द डे यू चेंज योर लाइफ। एंड आई बिलीव दैट JRF अड्डा के साथ में मेरा यही मोटिव रहा है, हाउ टू कंट्रीब्यूट इन द लर्निंग सिस्टम ऑफ दिस कंट्री। हम हमेशा बोलते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी भी इतने सारे ड्राफ्टबाजी चल रही है कि मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये चीज़ें क्या हो रही है। बट फिर भी मैं यही बोलती हूँ कि वी कैन ओनली वर्क ऑन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट ऑन द एक्स्ट्रानॉशियस वेरिएबल। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो, और वो ये है कि हम क्या बेटर कर सकते हैं। अगर दूसरों के अकॉर्डिंग चलोगे या आपका स्टीयरिंग व्हील जो है वो दूसरे के हाथ में होंगे, तो कभी भी उस डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाओगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हो। सो बी योर ओन ड्राइवर एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यूजीसी नेट की जर्नी पर आते हो तो आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है वो इसी अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगे, बिकॉज लाइक आई सेड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया होगा। फिर भी कोई सवाल अगर रह गया है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। JRF अड्डा पर हमेशा क्वालिटी कंटेंट और इंपॉर्टेंट मैसेजेस के साथ में मैं और मेरी पूरी टीम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। एस्पायरिंग टू इंस्पायर मोटिव के साथ में बिडिंग यू गुड बाय।